तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है उसका पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ऊपर जा कर के आई बटन में चेक कर लेंगे, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं कि हमें आगे क्या देखना है। अब हम ये जानेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हमने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो उसमें सारे लोग नियोजित हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से बेरोजगार है। वो अल्प बेरोजगार, यानी कि जो जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के चपेट में है। तो अब हम आगे बात करें कि अतिरिक्त रोजगार की सृजन किस प्रकार से हो। हम अपनी किताब में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी की एक एग्जाम्पल को दिया गया है। वो एक किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है और जिसे ज़मीन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि उसके पास नहीं है, जिसके कारण उसे कहीं और जाके काम करना पड़ता है और वो जितना वो कमा सकती है उतना वो नहीं कमा पाती है। तो देखो बच्चों, अब क्या है लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि के तरीके। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करना। सरकार को प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करने की आवश्यकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सरकार भूमि की सिंचाई हेतु बांध का निर्माण करके या फिर नहरों को खोद या फिर कुएं का निर्माण करके कर सकती है, जिससे कि पानी की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सिंचाई अच्छे से होगी और हर एक जो किसान है वो अपना उत्पादन सही तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उनके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं कि वो ये सब चीज़ों की जो व्यवस्था है वो खुद से कर पाए। तो कुछ मुद्रा वो व्यय करके कर सकती है, ये व्यय होगा। अब है कि कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरतें हैं, जैसे कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता होती है, बीज उर्वरक के। तो उनके लिए उन्हें जो है अगर साख की व्यवस्था हो जाए, सस्ते कृषि साख की व्यवस्था हो जाए, तो उन्हें साहूकार वगैरह से पैसे कर्ज में नहीं लेने पड़ेंगे और वो अपने जो ज़मीन है, भूमि है, उस पर उत्पादन के कार्य को कर पाएंगे। अब बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश कर, जैसे कि अब वो अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो उत्पादन भी तभी करेंगे ना जब उन्हें पता होगी कि वो अपने जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन्हें बाजार में बेच सके, शहरों तक पहुंचा सके। इसके लिए बेहतर ग्रामीण सड़कों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो शहरों से गाँव को जोड़ेगा। अब आगे देखिए, द्वितीय क्षेत्र में व्यय वो किस प्रकार से हो सकती है और उससे किस प्रकार से जो है आपका रोजगार में वृद्धि हो सकती है। तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के अलावा भी जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों में अगर हम लोग उद्योगों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो है रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसान अरहर और मटर दलहन फसलों का उत्पादन करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी उदाहरण हो सकती है। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में व्यय, उससे किस प्रकार से रोजगार में वृद्धि हो सकती है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पाद का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमतों पर बेच सकें। हम एक बार में इन सब चीज़ों का उत्पादन कर लेते हैं और साल भर इन्हें हम बेचते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से रखेंगे तो फिर हम इन्हें बाद में जब इनकी कमी होगी बाज़ार में तो इन्हें जब हम बेचेंगे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे। तो इसके लिए हमें शीत भंडारण की आवश्यकता होगी इन सबको सही तरीके से रखने के लिए। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं। शीत भंडारण में भी लोग अगर काम करेंगे तो उन्हें रोजगार प्राप्त होगी वहाँ से, और जो किसान है वो भी अगर अपने सामानों को बाद में बेचते हैं तो उन्हें उससे भी पूरे साल भर में रोजगार मिलती रहेगी। अब पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं में व्यय कर। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना हो तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, हॉस्पिटल बनेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार में भी वृद्धि होगी और
जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होगी, जिससे कि बाद में हमारे जो भी स्वास्थ्य से ही काम हम कर, अगर हमारी स्वास्थ्य अच्छी है तो हम काम अच्छे से करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। तो 20 लाख लोगों का जो रोजगार का सृजन है ये भी बहुत एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम शिक्षा का जो है विस्तार करते हैं तो इसमें भी हमें 20 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हो सकता है। अब देखते हैं, इसी के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लाई गई थी। ठीक है, इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं देख लीजिए आप। केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, जो 2005 में लागू हुई है। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। कितने दिनों की गारंटी दी गई है? 100 दिनों की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर किन्हीं को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उन्हें रोजगार, जो बेरोजगार भत्ता है वो कुछ मिलेगा, जैसे कि हम जानते हैं वो मिलती भी है। अब अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, कौन से कामों को वरीयता दी जाएगी? जिसे भविष्य में जो है भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। तो यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इससे क्वेश्चन अवश्य पूछी जाती है, इसे जरूर याद रखिएगा कि इसे कब लागू किया गया था और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। अब आगे देखिए, हम लोगों ने चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि हम लोगों ने 3 आधारों पे जो है क्षेत्रों को विभाजित किया है। वो 3 आधार कौन कौन से थे? पहले क्षेत्रों के आधार पर, दूसरा जो है आपका संगठन के आधार पर, और तीसरा जो है आपका स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग इस चार्ट को देख लेंगे। इस चार्ट में देखिए क्लियरली ये दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है संगठन के आधार पर जो विभाजित है क्षेत्रों की, उसे पढ़ेंगे हम। तो संगठन के आधार पर जो है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है, संगठित और असंगठित क्षेत्र, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है उन्हें वो हम कैसे, क्या है वो। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 उदाहरण लिया है कांता का। तो कांता है और कमला है। कमला के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कांता के बारे में बात करते हैं। तो कांता एक कार्यशाला में काम करती है जहाँ वो सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम को 5:30 बजे कार्यशाला से वापस लौटती है। वहाँ पे नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में जो है वेतन वो उसको मिल जाता है। वेतन के अतिरिक्त वो सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त कर रही है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यशाला नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसे जब नौकरी आरंभ की थी तो उन्होंने एक नियुक्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, जिसपे उसके नियुक्ति की संबंधी सारी जो शर्तें हैं उसे उल्लेख किया गया था। यह है कांता, जो कि संगठित क्षेत्र में काम करती है। अब आइए हम जानेंगे कमल के बारे में। तो कमल कांता के पड़ोस में रहता है और कांता और कमल के रोजगार में की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं अब हम लोग। वो नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वो सुबह 7:30 बजे जाता है और शाम को 8 बजे लौटता है। देखिए, कांता कब जाती थी? 9:30 बजे, और ये 7:30 बजे, 2 घंटे पहले ही चले जाता है काम करने के लिए। जिस दिन वो काम नहीं करता है उसे उस दिन का कोई भी पैसा मजदूरी नहीं मिलता है। ठीक है, उसे अपने मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कांता को मिलती थी लेकिन इसे नहीं मिलते हैं। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसे दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा जा सके। उसका जो नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए हटा सकता है, लेकिन कांता के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो कांता जो है वो संगठित क्षेत्र में कार्यरत है और जो कमल है वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। तो कांता जो है संगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण उसे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, और जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे कमल काम करता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं और बहुत सारे नियम अलग हैं।
अब आइए जानते हैं ऐसे थोड़ा स्पष्ट रूप से हम लोग इसके अंतर को देखेंगे, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। चलिए आइए देखते हैं। जो संगठित क्षेत्र है वो सरकार द्वारा पंजीकृत है। सरकारी नियमों एवं नियमों का अनुपालन करना होता है यहाँ पे, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो है सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। रोजगार सुरक्षित होती है यहाँ पे, रोजगार नियमित भी होती है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का प्रावधान है। अब आइए देखते हैं असंगठित क्षेत्र। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है। इस क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। नियम विनियम दोनों होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अब कोई दुकान ही जा रहा है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। कम वेतन वाले रोजगार हैं और जो है यहाँ पे सब कुछ अनियमित है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, रोजगार नियमित नहीं होते हैं। यहाँ तारीख समय में काम करने का वेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी कि हम जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें हम किस तरीके से संरक्षण प्रदान करें। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें जो संरक्षण की आवश्यकता होती है? कौन है ये लाचार लोग? चलिए देखते हैं पहले ग्रामीण क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को जो समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। अब शहरी क्षेत्रों में देखिए, असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक जो श्रमिक होते हैं और सड़क पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की अनिवार्यता है। यानी कि हमें इन लोगों को जो है आपको संरक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने कहा था कि जो तीसरा विभाजन हम लोगों ने किया था वो स्वामित्व के आधार पे किया था। तो स्वामित्व के आधार पे क्षेत्र जो है उन्हें दो भागों में बांटा गया था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसा कि आपने पिछले चार्ट में भी देखा है। तो आइए जरा देखते हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है देख लेते जरा। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पे निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होते हैं। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में सभी सेवाएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो इसका उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक कल्याण का होता है, सोशल वेलफेयर का होता है। निजी क्षेत्र में अगर आप देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, यानी कि मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो सभी सेवाएं एवं सवैतनिक छुट्टी दी जाती है, और निजी क्षेत्र में देखिएगा यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा तो सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं नहीं दी जाती हैं।
अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, तो यहाँ पे देखिए रोज़गार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, सिक्योरिटी होती है यहाँ पे जॉब की। निजी क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो रोज़गार वो श्रमिकों और जो असुरक्षित होते हैं वहाँ पे, यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया है। तीनों जो आपके आधार हैं उनमें जो विभाजन है उनको देख लिया है। पहले हम लोगों ने देखा था कि क्षेत्रों के आधार पर, फिर हम लोगों ने देखा था कि रोजगार नियोजन के आधार पर यानी कि संगठन के आधार पर, फिर हमने देख लिया स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया जाता है। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की है इस चैप्टर में। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप लोग जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं सारे आगे वाले वीडियोस जो हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाले हैं वो। और इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप वो भी ज़रूर देख लेंगे, उसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget to click on the like, subscribe and on the bell button.